फाइनल ग्रुप ऑफ 700 पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। 700 पीपल्स के ग्रुप ने जो ईस्टर्न पार्ट में मार्च करना शुरू कर दिया है। स्टॉर्म्ड एंड fortress prisons and the Bastille where they hope to find 100 ammunitions। क्या है, उन्होंने जो है तोड़ दिया है फोर्ट को। बेस्टली में जो प्रिजन थी उसको, क्योंकि उनको जो है एनिमेशन की तलाश है। एम्यूनिशन मीन्स हथियारों की तलाश है। इट इज़ द आर्म फाइट दैट followed the commanders of the Bastille was killed and the प्रिजनर्स रिलीज। और जो बेस्ले के जेल में जो है कमांडर था उसको मार दिया गया और वहाँ पर जितने भी कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया गया। दो देर वर ओनली 7 ऑफ देम रिलीज, though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। सभी लोग जो है घृणा से भरे हुए थे क्योंकि सभी जो है किंग की जो पावर थी उसको खत्म करना चाहते थे। फोर्ट्रेस वाज demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep souvenir of its destruction। बेस्टली में जो किला था उससे सब घृणा करते थे क्योंकि सभी लोग जो हैं पावर की, निरंकुश पावर की सत्ता को खत्म करना चाहते हैं। फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश्ड, जो किला था उसको तोड़ दिया गया। एंड द स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट, और उसके पत्थरों के जो टुकड़े थे किले के उसको मार्केट में बेच दिया गया। हु विश टू कीप दिस सोवेनियर इन द डिस्ट्रक्शन, जो इस विनाश का सबूत अपने पास रखना चाहता था। द डेज दैट फॉलोड saw more rioting both in Paris and the कंट्री साइड। जो उस दिन जो है सभी जगह पर विद्रोह छिड़ा हुआ था, पेरिस में भी और कंट्री साइड एरिया में भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। सभी लोग जो है किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? ब्रेड की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। मच लेटर when historians looked back upon this time they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। एक लगातार एक के बाद एक जो विद्रोह होते रहे और जो इवेंट्स होते रहे उसकी वजह से जो है वहाँ का जो राजा था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दे सा इट इज द बिगनिंग ऑफ जो चेन ऑफ इवेंट हुए उसकी वजह से लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग फ्रांस। फ्रांस के किंग का एग्जीक्यूशन कर दिया गया। France, though most people at the time did not anticipate this outcome, वहाँ के लोगों ने किसी ने भी इसका जो एंटिसिपेट नहीं किया। हाउ एंड वाई दिस इज हैपन, ये सब कैसे घटित हुआ और क्यों हुआ ये अब हम जानेंगे। फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब जो है जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके क्या कारण थे? वो एकदम से तो कारण नहीं बन गए, धीरे धीरे सारी उनकी कंडीशन तैयार हुई। तो वो कंडीशन किस तरह से तैयार हुई, क्यों लोग जो है ऐसी कंडीशन में आ गए कि सभी ने विद्रोह कर दिया, सभी ने जो है राजा के अगेंस्ट हो गए और राजा को मार दिया। इसके जो कारण है हम उनको जानेंगे। बेटा उस समय पे सबसे पहले देखो जो हमारी सोसाइटी थी वो ग्रुप्स में डिवाइड थी। पहला ग्रुप क्या था? फर्स्ट एस्टेट पीपल। पहले थे फर्स्ट एस्टेट पीपल, फिर थे सेकंड एस्टेट पीपल, फिर थे थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन आते थे? कैलगरी आते थे। कैलगरी मीन्स राजा के जो रिलेटिव्स थे और राजा, वो सभी फर्स्ट एस्टेट में आते थे। सेकंड एस्टेट में जो आते थे बेटा नोबलिटी, नोबल पीपल आते थे, जैसे प्रीस्ट, क्रिश्चियन, पॉप, जो चर्च में जो पादरी होता है उसको बोलते हैं पॉप, वो सभी लोग इसके अंदर आते थे। और फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो है अमीर रिच पीपल थे जो वो आते थे। और थर्ड कैटेगरी में जो थे वो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल एंड लॉयर्स आते थे। पीजेंट्स एंड द आर्टिशियन, और फिर थे हमारे स्मॉल पीजेंट एंड द लैंड लेबर्स एंड द सर्वेंट्स। अब क्या था बेटा, जो सिचुएशन थी 18th सेंचुरी में वो कैसी थी सोसाइटी की। इन 1774 लुइस 14
ऑफ द बर्बन फैमिली। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था बेटा? बर्बन फैमिली से। जैसे हमारे इंडिया के अंदर डायनेस्टी हुई, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, इसी तरह से जो लुइस 14 था वो बर्बन डायनेस्टी से था, बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। एसोसिएटेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, वो राजगद्दी पर बैठा दिया गया 1774 में। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड, वो 20 ईयर ओल्ड था और उसकी शादी जो है टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारी एटोनी से हुई। उसकी शादी जो है कहाँ की? पेरिस की प्रिंसेस थी ये, सॉरी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। कौन थी? मैरी एटोनी। अपॉन दिस एसोसिएशन द न्यू किंग फाउंड एंड एम्प्टी ट्रेजरी। अब इस तरह से जो ये नया राजा बना लुइस 14, इसको क्या मिला? ये राजगद्दी पर तो बैठ गया पर इसके खजाने जो थे, ट्रेजरी थी, वो पूरी तरह से खाली थी। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल ट्रेजर ऑफ फ्रांस। लंबे समय से जो फ्रांस के युद्ध चल रहे थे अदर कंट्रीज के साथ, उसने फ्रांस के खजाने को खत्म कर दिया था। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन extravagant court at the immense palace of Versailles। और जो कोर्ट थी वहां पर, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट थी, उसके जो खर्चे थे वर्सेले की जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट थी, उसके जो खर्चे थे उसको भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंडर लुइस 14 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। फ्रांस जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कर रहा था टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फॉर द कॉमन एनिमी। और वो उनकी कैसे हेल्प करता? उनको आज़ादी दिलाने के लिए फ्रांस जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कर रहा था। एंड help the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy of Britain। ब्रिटेन की एनिमी से युद्ध में उनकी हेल्प कर रहा था। The war added more than $1 billion of livres to debt there had already risen to more than 2 billion livres। क्या था? जो युद्ध चल रहा था, लीवर है वहां की करेंसी है बेटा, उसमें बिलियन ऑफ करेंसीज खत्म हो चुकी थी और आगे भी खर्च होने की संभावना थी। लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो स्टेट क्रेडिट देते थे, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। अब जो वहाँ के लीडर्स किंग को जो क्रेडिट दे रहे थे, उन्होंने इंटरेस्ट को हाई कर दिया और वो इंटरेस्ट जो है 10% तक बढ़ा दिया। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द बजट। और इस तरह से फ्रांस की गवर्नमेंट ने जो है बजट के अंदर जो है परसेंटेज बढ़ा दी इंटरेस्ट पेमेंट की। द मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटीज। द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब जो है फोर्स स्टेट पर बर्डन आ गया था, सभी चीज़ों को मेंटेन करना था, कोर्ट को, गवर्नमेंट को, ऑफिसेज को, यूनिवर्सिटीज को। तो इससे जो है गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया। येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव sufficed। फ्रांस सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। उस समय पर जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में बटी हुई थी, 3 भागों में डिवीजन थी। फ्रांस की सोसाइटी जो है 3 भागों में बटी हुई थी। ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस। और ये जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे वो कौन पे करता था? वो थर्ड एस्टेट के पीपल पे करते थे। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। और जो सोसाइटी थी वो किसका पार्ट थी? फेडरल सिस्टम, सामंतीवादी प्रथा थी वहां पर। दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज। द टर्म ओल्ड रिजाइम्स इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। और यहाँ पर जो ओल्ड रिजाइम वर्ड यूज किया गया है वो डिस्क्राइब कर रहा है सोसाइटी और इंस्टीट्यूट को जो कि फ्रांस के 1789 से पहले थे। अब देखो बेटा थर्ड स्टेट कौन सी थी? थर्ड एस्टेट थी हमारी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियन, स्मॉल पीजेंट, ये सभी जो थर्ड स्टेट में आते थे।
और इन पर ही जो है सारे टैक्सेस लगा दिए गए थे। फिगर 2 में दिखाया गया है सोसाइटी ऑफ एस्टेट नोट विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर। थर्ड एस्टेट के अंदर कुछ लोग रिच थे, कुछ लोग पुअर थे। फिगर 2 shows how the system of estate in France society was organized। अब सिस्टम फिगर 2 में दिखाया गया है कि किस तरह से, ये देखो ये है बेटा फिगर 2 1.2, थर्ड एस्टेट के अंदर जो है, सॉरी, सोसाइटी के अंदर जो है किस तरह से सोसाइटी चलती थी। फिगर 2 shows that the system of estate in France society were organized। किस तरह बने हुए थे। Peasants made up about 90% of the population। जो peasants थे वो population का 90% थे। However, only small number of owned and land they cultivate। और वो उनके पास कुछ मात्रा में ही जमीन थी जिसको वो कृषि करते थे। About 60% of land was owned by the nobles। और 60% लैंड जो है नोबल्स के द्वारा, नोबल्स पीपल के पास थी। 60% लैंड जो है किसके पास थी, नोबल पीपल के पास थी। और 90% जो थे पॉपुलेशन में पीजेंट्स जिनके पास कुछ मुट्ठी भरी जमीन थी। चर्च एंड अदर रिच पीपल मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट। और चर्च और दूसरे जो रिच पीपल थे वो किसके अंदर आते थे, ये क्या है बेटा, 60% लैंड जो है नोबल्स के पास, चर्च के पास और रिच पीपल्स के पास थी। और द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट दैट इज द क्लर्गी, जो पहली 2 एस्टेट थी जिसके अंदर क्लर्गी शामिल थे, and the nobility enjoyed certain privilege। फर्स्ट और सेकंड जो एस्टेट थी उसमें जो क्लर्गी पीपल शामिल थे और सेकंड एस्टेट में कौन शामिल थे बेटा, नोबल पीपल। उनको जो है स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे। स्पेशल प्रिविलेज क्या है ये बेटा, जब हम पैदा होते हैं तो कुछ अधिकार हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। जैसे अगर हम एक अमीर घर में पैदा होते हैं तो हमारे पास राइट होता है कि कुछ भी खरीदने से पहले हमें सोचने की जरूरत नहीं मिलती। ठीक इसी तरह से जो क्लर्गी और नोबल पीपल थे उनको जन्म से ही अधिकार मिले थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में उन्होंने जन्म लिया था और उनको कुछ स्पेशल राइट दिए गए थे कि उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी, जबकि वो रिचेस्ट पीपल थे सोसाइटी के, पर उन पर टैक्स पे करने का बर्डन बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह से कुछ स्पेशल अधिकार जैसे राइट टू वोट का अधिकार उनको मिला हुआ था और पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार उनको मिला हुआ था। इस तरह से क्लर्गी और जो क्लर्गी पीपल थे और जो नोबल पीपल थे उनको स्पेशल अधिकार दिए गए थे। वो स्पेशल अधिकार को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिविलेज बोला जाता है उनको। जो स्पेशल अधिकार उनको दिए गए थे उनको क्या बोला जाता है, प्रिविलेज बोला जाता है। क्लर्गी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय द गवर्नमेंट। उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे, स्पेशल अधिकार दिए गए थे। अब क्या है, उनको जन्म से ही ये अधिकार मिल जाते थे। उनको जन्म से ही ये अधिकार मिल गए थे। किसको मिल जाते थे जन्म से ये अधिकार, क्लर्गी और नोबल पीपल एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। उनको जन्म से ही ये अधिकार मिल जाते थे। मोस्ट ऑफ important of these was exemptions for paying taxes to the state। उनको जो है कोई भी टैक्स पे करने का कोई उनको अधिकार नहीं था। उनको इस अधिकार से बाहर रखा गया था। उनको कोई भी टैक्स पे करने नहीं थे। The most important these was exemptions from the paying tax of the state। The nobles further enjoy फेडरल प्रिविलेज। और वो सामंती अधिकार थे जो उनका भी इंजॉय कर रहे थे। दीज इंक्लूड फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट एंड क्या था, ये जो हमारे नोबल पीपल थे
उनको कोई भी टैक्स पे करने नहीं पड़ते थे। सामंतीवादी प्रथा वो वहाँ पर चला रहे थे और जो टैक्स वो किससे लेते थे, पीजेंट से लेते थे। वो पर पीजेंट्स टैक्स पे करते थे पर इन नोबल पीपल्स को टैक्स पे करने नहीं पड़ते थे। दीज इंक्लूड्स फेडरल ड्यूज विच दे extracted from the peasant. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in bulking roads. जो peasant people थे वो इनके खेतों में भी काम करते थे नोबल पीपल के, और उनके घरों में भी काम करते थे। वर्क इन हाउस एंड फील्ड ऑल्सो, टू सर्व इन द आर्मी, वो आर्मी में भी काम करते थे। एंड पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, रोड बनाने के काम में भी उन्हीं को यूज किया जाता था। द चर्च टू extract its share of taxes called the tithes, जो